इस वीडियो में हम लोग जून्स बेलेनाइटिस नाम की बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो ये परेशानी जो होती है उसमें जो पुरुष का लिंग होता है उसके आगे का जो हिस्सा है जिसे ग्लांस पेनिस बोला जाता है, और जो उसके ऊपर की स्किन है जिसे बोला जाता है फोर स्किन या मेडिकल टर्म में प्रीप्यूस बोला जाता है, वो इस परेशानी में असर होता है। तो ये जो परेशानी होती है अधिकांश केसेस में जो मिडिल एज है या फिर उसके बाद का जो उम्र है उसके मरीजों में ये अफेक्ट करती है, लेकिन कभी कभी कम एज में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन 25 के पहले ये देखना ये परेशानी मुश्किल होता है। इस परेशानी में लाल रंग का कभी कभी ब्राइट रेड सुर्ख लाल रंग का पैच आ जाएगा ग्लांस पेनिस पे, और जो अंडर सरफेस ऑफ प्रीप्यूस है, जो प्रीप्यूस को जब पीछे खींचेंगे, जो आगे वाली चमड़ी है जब उसको पीछे खींचेंगे तो उस एरिया पर भी ये पैच देखने को मिल सकता है। तो कभी कभी चमकदार लाल ये पैच होता है और उसके अंदर छोटे छोटे पंक्टेट, ऐसा लगेगा कि रेड कलर के, ध्यान से देखने पे छोटे छोटे रेड कलर के डॉट्स उसमें फैले हुए हैं। कभी कभी इसमें से थोड़ा सा पानी निकल रहा होता है, कभी कभी थोड़ा सा पस जैसा मटेरियल भी देखने को मिल जाता है, विशेष करके यदि पैच सेकेंडरली इन्फेक्टेड हो तो। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें व्यक्ति को जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं, मतलब कि ये परेशानी एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसमें मरीज को कोई खास तकलीफ नहीं होती है। कभी कभार मरीज को थोड़ा सा खुजली हो जाता है, थोड़ा बहुत जलन हो जाता है। जो अधिकांश केसेज हमारे ओपीडी में विजिट करते हैं तो उनके मन में ये डर रहता है कि उन्हें कोई सेक्स से रिलेटेड बीमारी हो गई है, विशेष करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है, या फिर उन्हें कैंसर हो गया है। तो ये दोनों चीज इस चीज के साथ नहीं जुड़ी हुई है, ये दोनों चीज गलत है। मतलब कि ये सेक्स के द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है, और दूसरी चीज ये किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं है। तो ये दोनों चीज जब मरीज को हम लोग समझा देते हैं तो काफी लोगों को एश्योरेंस मिल जाता है, निश्चिंत हो जाते हैं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम होती है इसी का काउंटर पार्ट जो होता है फीमेल्स में भी हो सकता है, जिसको जून्स वल्वाइटिस बोलते हैं, और वो भी अगेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार का कैंसर है। तो इस मामले में ये प्रॉब्लम दोनों बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, कहीं से कोई भी घबराने वाली प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल बिनाइन प्रॉब्लम बोली जाती है। और लेकिन एक इशू इसके साथ है कि ये अधिकांश केसेस में लंबे समय तक चलती है, मतलब कि ये प्रॉब्लम काफी लोगों में 1 साल 2 साल तक भी चल सकती है, विशेष करके यदि ट्रीटमेंट न लिया जाए उस कंडीशन में। तो ये कभी कभी लंबी चल सकती है। तो जब भी कोई बीमारी लंबी चलती है तो मरीज के मन में कैंसर का, HIV का और सेक्स से रिलेटेड इन्फेक्शन का डर घर कर जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब लंबे समय से मरीज को ये प्रॉब्लम है तो हम लोग की तमाम काउंसलिंग के बाद भी उनके मन से डर नहीं निकल पाता है। कभी कभी यूट्यूब, कभी कभी गूगल से सर्च कर लेते हैं तो उनमें इस तरह का कैंसरस ग्रोथ का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो वो डर बिल्कुल घर कर जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली समझ लेना है कि ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इससे किसी प्रकार का घबराना या डरना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर बीमारी होती कैसे है। तो इस बीमारी के होने का ठीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ आकलन है, कुछ हाइपोथेसिस है, कुछ अनुमान है। उस आधार पे ये देखा गया है कि जो लोग जिनका सर्कमसीजन नहीं हुआ है, मतलब कि जो आगे की स्किन प्रीप्यूस, जैसे कुछ पॉपुलेशन में उसको कट कर दिया जाता है, जैसे हिंदी भाषा में खतना बोला जाता है, साधारण भाषा में गाँव को लोग बोलते हैं सर्कमसीजन, मेडिकल टर्म में सर्कमसीजन। तो जैसे ज्यूज जो होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, उनमें बचपन में ही खतना, आगे की चमड़ी जो होती है वो कट कर दी जाती है। तो ये देखा गया है कि अधिकांश केसेस में जिनमें खतना न हुआ हो, अनसर्कमसाइज्ड जो लोग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होने का ज़्यादा चांस होता है। और उनमें भी जिनमें साफ सफाई अच्छी न हो, जैसे स्मेग्मा एकत्रित हो रहा हो, या फिर नमी हो रहा हो, या पेशाब करने के बाद उसको साफ सफाई न कर रहे हो, पेशाब इकट्ठा हो जा रहा हो, तो इस तरह से मोटा मोटा ऐसा समझा जाता है कि ट्रॉमा की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, हीट इंजरी की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एक बैक्टीरिया होती है माइकोबैक्टीरियम स्मिग्मेटिस, तो उसका भी कोलोनाइजेशन, उसका भी इन्फेक्शन इस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड देखा गया है। तो कुछ ऐसा सॉफ्ट एविडेंस है कि उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो सोप के पार्टिकल हैं, साबुन के पार्टिकल हैं, वो यदि यहाँ पे छूट जाएं और उसकी वजह से इरिटेशन हो
तो उस इरिटेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो ऐसे तो ठीक ठीक से नहीं पता है, लेकिन कुछ हिंट, कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें पहला चीज है सर्कमसीजन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और दूसरा हाइजीन और स्मेग्मा का एकत्र होना। नेक्स्ट जो पार्ट होता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसी हो, तो इसकी डायग्नोसिस आपका डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है, स्किन डॉक्टर, वही बनाएगा। इसकी डायग्नोसिस साधारणतः इजी होती है, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम पोज करता है। जैसे कि जो दूसरे कॉजेज होते हैं बेलेनाइटिस की, लिंग के आगे के हिस्से के इन्फेक्शन के जो तमाम दूसरे कारण है, कभी कभी वो दिक्कत पैदा करते हैं। जैसे कैंडिडल बेलेनोपोस्थाइटिस, दूसरे तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं जो पोस्थाइटिस, बेलेनोपोस्थाइटिस कराते हैं। इसी तरह से फिक्स्ड ड्रग इरप्शन करा सकता है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और भी तमाम तरह के प्रॉब्लम हैं जो कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। एक अत्यंत ही अनकॉमन और सामान्य परेशानी होती है जिसे बोला जाता है एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरेट। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये एक सिग्निफिकेंट, एक तरह की कैंसरस प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी जो कैंसरस प्रॉब्लम है वो भी जून्स बेलेनाइटिस की तरह से मिमिक कर सकती है। मतलब डॉक्टर को भी देखने में कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं ये कैंसर वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, हालांकि दोनों प्रॉब्लम अलग अलग हैं। जैसे जून्स बेलेनाइटिस अलग है और एरिथ्रोप्लेजिया ऑफ क्वेरेट अलग है, तो उसको दोनों को आपस में मिलाना नहीं है, जोड़ना नहीं है। तो कभी कभी एरिथ्रोप्लेजिया क्वेरेट जो होता है, जो कैंसरस प्रॉब्लम है, वो जून्स बेलेनाइटिस जैसा दिखता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है स्किन बायोप्सी की सलाह देता है। अब स्किन बायोप्सी में क्या होता है कि छोटा सा स्किन का टुकड़ा काट करके उसको माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है। स्किन बायोप्सी ऐसी जगह का डॉक्टर सलाह देता है, तो उस कंडीशन में मरीज एकदम डर जाता है कि इतने संवेदनशील यंग का स्किन काटना, तो काफ़ी मरीज इसको तुरंत ही घबरा जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं, उनके मन में ये चीज़ घर कर जाती है कि मुझे कैंसर हो गया है। तो वो चीज़ डरने की जरूरत नहीं है। स्किन बायोप्सी बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बहुत ही हेल्पफुल टेस्ट है डॉक्टर के लिए भी और मरीज की डायग्नोसिस बनाने के लिए भी। तो इस वजह से भी ये जांच करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब भी स्किन बायोप्सी का सलाह आपका डॉक्टर दे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि ये बहुत सिंपल टेस्ट है। बहुत ही छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेकर के 2 mm, 3 mm या 4 mm का स्किन लेकर के उस पर छोटा सा सूचर लगा दिया जाता है, जिससे कि कोई डिप्रेशन या कोई वुंड न बने, और वो आसानी से 3-4-5 दिन में हील हो जाता है। लेकिन डायग्नोसिस के लिए वो बहुत ही जरूरी हो जाता है, विशेष करके जब कैंसर का सस्पिशन हो रहा हो तो ऐसे, इसलिए इससे बिल्कुल भी ना डरें। नेक्स्ट पार्ट आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत सिंपल है। तो ट्रीटमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पहला चीज़ कि उस एरिया की हाइजीन को इम्प्रूव करना, मतलब साफ सफाई अच्छे से करना, और दूसरी चीज़ वहाँ पे नमी और यूरिन को इकट्ठा नहीं होने देना। तो ये साफ सफाई कैसे रखना है? तो डेली जब भी आप स्नान करें तो आगे की चमड़ी को पीछे की ओर पूरी तरह से खींच लें, जो प्रीप्यूस है उसको पूरी तरह खींच लें, साबुन का हल्का सा झाग बना के उस एरिया को झाग से साफ कर लें। उसके बाद खूब बढ़िया से उसे पानी से धो दें। ध्यान दें कि वहां पर साबुन का झाग या साबुन का टुकड़ा छूटना नहीं चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, कभी भी उस एरिया को साफ करते समय जो तेज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं, डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडिन, इस तरह के सॉल्यूशन का कतई इस्तेमाल न करें। इसी प्रकार जो तेज साबुन है उनके इस्तेमाल से भी बचें। तो वहाँ की हाइजीन अच्छी रखनी है, उस स्किन को ड्राई रखना है। मतलब कि जब भी आप वॉश किए उसके बाद चमड़ी को पीछे खींच करके उसको तौलिया से पोंछ लें, उसके बाद वहाँ की स्किन को आप वापस नॉर्मल ला सकते हैं। इसी तरह से जब भी आप यूरिन करने जाएं तो ये ध्यान दें कि यूरिन करने के बाद वॉश कर लें, उसे ड्राई कर लें। तो यदि ये सब बेसिक मेजर्स अपनाया जाए तो ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक होने में मदद होती है। कभी भी हमेशा चेक करते रहें कि स्मेग्मा कलेक्ट नहीं हो रहा है, स्मेग्मा कलेक्ट हो तो उसे भी साफ कर लें। जो इसके इलाज में जो लगाने वाली दवाई इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है, सबसे ज़्यादा वो होती है टॉपिकल स्टेरॉयड ग्रुप की दवाइयाँ। इसी तरह से कभी कभी एंटीबायोटिक क्रीम भी टॉपिकल स्टेरॉयड के साथ डॉक्टर दे सकता है। टैक्रोलिमस या पाइमिक्रोलिमस नाम की दवाई भी काफ़ी ज़्यादा कारगर दवाई मानी जाती है। तो अधिकांश केसेस में लगाने वाली दवाई से ही काम चल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी डॉक्टर कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स जिनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, उसे भी डॉक्टर दे देता है कुछ दिनों के लिए। तो अधिकांश केसेस में तो इसी से मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन यदि किसी केस में प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम बार बार आ जा रही है तो उस केस में जो सर्कमसीजन है, जो मेडिकल सर्कमसीजन, जो डॉक्टर आपका सर्कमसीजन करेगा, सर्जिकल सर्कमसीजन,
वो ट्रीटमेंट आप चॉइस होता है, मतलब वो बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है इस परेशानी के लिए। मतलब सर्कमसीजन के बाद ये परेशानी अधिकांश मरीजों में आसानी से ठीक हो जाती है। तो सर्कमसीजन जो है वो सिंपल कन्वेंशनल वे से किया जा सकता है या फिर लेजर के द्वारा किया जा सकता है। अब जब भी सर्कमसीजन या खतने की बात होती है तो कई बार लोग इसको भी लेकर के हेजिटेशन, हिचकिचाहट प्रेजेंट करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि रिलीजियस ग्राउंड, धर्म के ग्राउंड पर भी हिचकिचाहट महसूस होता है, विशेष करके जो हिंदू पेशेंट्स होते हैं। तो चूंकि ये जो प्रोसेस है ये आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट या घबराहट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, सर्कमसीजन एक बहुत ही सिंपल डे केयर प्रोसीजर है, मतलब कि मरीज को कुछ घंटों में ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। सर्जरी का जो टाइम है वो 15 मिनट, आधा घंटा या अधिकतम 1 घंटा कर सकते हैं, अधिकतम। लेजर से करें या फिर सिंपल सर्जरी से करें तो बहुत ही छोटी सर्जरी है, डे केयर प्रोसीजर है। तो इस वजह से इसको लेकर के कोई भी सर्जरी को लेकर कोई नकारात्मक विचार नहीं रखना है और उसको लेकर घबराना नहीं है। कुछ लेजर्स भी ट्राई किए गए हैं इसके इलाज में, लेकिन वो लेजर्स कुछ केसेस में मदद किए हैं, कुछ केसेस में उनसे मदद नहीं मिली है। तो वो फुल प्रूफ ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं है, एक तरह से रिसर्च ट्रीटमेंट के तौर पे है। तो ओवरऑल लास्ट कंक्लूजन के लाइन के तौर पे कि ये खतरनाक बीमारी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कोई कैंसरस प्रॉब्लम नहीं है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपसे आपके पार्टनर को हो सकता है, तो किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। तो ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है, तो इजी तरीके से इस प्रॉब्लम को आसानी से डॉक्टर आपका मैनेज कर सकता है। बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका इलाज करा लें। थैंक यू।